नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 6-7 की साइंस एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की बुक। दोस्तों, क्लास 6-7 की एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे उसमें बूझो और पहेली और उनकी टीम हमारे साथ थी। इस बुक को भी हम लोग पढ़ेंगे तो बूझो और पहेली हमारे साथ होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और दोस्तों, इसमें जो कुछ मेन पॉइंट है जिनको हमें पढ़ना है वो है कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं, पशुपालन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फसल, उर्वरक, भंडार गृह क्या होती है, सिंचाई, खरीफ फसल क्या होते हैं और रबी फसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार और फटकना क्या होता है, खरपतवार नाशी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। कहाँ गए? चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या लिखा है? आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन, क्या लिखा है? पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कृषि पद्धतियाँ। क्या लिखा है? कृषि पद्धतियाँ, ये पैरा पढ़ लेते हैं पहले। लगभग 10,000 ईसा पूर्व, क्या लिखा है? लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की, क्या लिखा है? वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। जब, क्या लिखा है? जब एक ही किस्म के पौधे की किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हैं? गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और, क्या लिखा है? भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। क्या लिखा है? देश के विभिन्न भागों में अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में अर्थात दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 क्या है? खरीफ फसल। दूसरा क्या है? रबी फसल। तो देखते हैं खरीफ फसल के बारे में। देखते हैं वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या है? खरीफ फसलें हैं। अब देखते हैं रबी फसल। शीत ऋतु, क्या लिखा है? शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जिसमें कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। अब देखते हैं आधारिक फसल पद्धतियां। यहाँ देखते हैं, बूझो देखो, एक क्वेश्चन करता है। क्या करता है? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? धान को
शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? पहले इसका आंसर क्या देती है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं। देखते हैं क्या है कृषि पद्धतियां। ये आपके कृषि पद्धतियां हैं। नंबर 1 में क्या दिया? मिट्टी तैयार करना। जब आप फसल तैयार करेंगे, मतलब आप गेहूं बोएंगे, मानते हैं आप गेहूं बोएंगे, तो पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में क्या होगा और लास्ट में क्या होगा, उसके बारे में दिया है। तो देखते हैं, पहले आप क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करना, फिर उसके बाद बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और अंत में क्या करेंगे आप? भंडारण करेंगे। तो पढ़ते हैं मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? देखते हैं किस प्रकार सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव, क्या लिखा है? यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? देखते हैं क्यों आवश्यक है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त हो जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत, क्या लिखा है? क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। क्या लिखा है? मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से, पाटल अर्थात बोले तो पटेला, पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांत मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब देखते क्या है कृषि औजार कौन कौन से हैं। कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। देखते हैं कौन कौन से औजार हैं। ये देखिए हल के बारे में दिया गया है। हल, इसको जोत कहते हैं। ये देखिए जोत। और इस वाले पार्ट को क्या लिखा गया? ये वाला जो पार्ट है हल शेफ्ट है। और ये नीचे जो है बिल्कुल क्या है? फाल है। फाल। हल के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, क्या लिखा है? प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद अथवा उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं में घोड़े अथवा ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं।
हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, जैसा कि चित्र 1.1 ए में दर्शाया गया है। ये आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब देखते हैं कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर क्या लिखा है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुट्ठी प्लेट लगी होती है। मुट्ठी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, जैसा कि चित्र 1.1 बी में दिखाया गया। ये देखिए कुदाली का चित्र है। अब देखते हैं कल्टीवेटर। आजकल जुताई क्या लिखा है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। अब देखते हैं बुआई। अगला चरण कौन सा है, बुआई। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मिट्टी तैयार करना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। देखते हैं बीजों का चयन, देख लेते हैं पहले क्या कह रही है, देखते हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। यहाँ से देखते हैं, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। देखते क्या है, परंपरागत औजार। पहला क्या है, परंपरागत औजार। क्या लिखा है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले क्या लिखा है, सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। क्या लिखा है, ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ये देखिए चित्र 1.2 में दिखाया गया है। बीज बोने का पारंपरिक तरीके के बारे में बताया गया है। ये रहा आपका नुकीला कीप। अब देखते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है देखते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा क्या लिखा है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। ये पॉइंट देखते हैं। पहले ये देखते हैं, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, देखते हैं। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने के बाद अर्थात पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेतों में रोपित कर देते हैं। कुछ वनी पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को क्या लिखा है, इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अत्यधिक घनेपन रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। अब देखते हैं खाद एवं
उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। क्या लिखा है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्या लिखा है? मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो आइए देखते हैं क्यों उगते हैं। मिट्टी फसल को, क्या लिखा है? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। क्या लिखा है? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में क्या डालते हैं? खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या लिखा है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन, क्या लिखा? अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या लिखा? आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग, क्या लिखा? वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप देखते हैं। 1.2 मूंग अथवा चने के बीज। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ए बी सी निशान लगाइए। गिलास ए में, क्या लिखा? गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। चित्र 1.3a। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। देखते क्या होता है। ये देखिए, खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे क्या है? पौधे निकल आए हैं। ठीक, ये प्रयोग की तैयारी चल रही है। आगे देखते हैं। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? क्या लिखा है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। क्या लिखा है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण क्या है? यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से इनके इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। कौन सा तरीका है? फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा क्या लिखा है? पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को क्या लिखा है? किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या लिखा है? राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? स्थिरीकरण। ये देखिए, खाद और
उर्वरक में क्या दिया है, अंतर दिया है, उर्वरक एवं खाद में अंतर। पहला पढ़ते हैं क्या है, उर्वरक। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। क्या है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। किसमें होता है, फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नंबर 3 क्या दिया है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त हो नहीं होता है। क्या लिखा है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट, उर्वरक में पादप पोषक क्या लिखा, पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक क्या है, तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। अब देखते क्या है, खाद के लाभ। खाद के क्या है, लाभ क्या है, देखते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। क्या लिखा, जैविक खाद, जो जैविक खाद होती है उर्वरक की अपेक्षा अच्छी खाद मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि क्या है, इससे मिट्टी की जल धारणा क्या लिखा, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब देखते हैं सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जल की। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए, क्या लिखा है, पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। किसी स्थिति में नहीं हो सकता, शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। क्या लिखा है, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से क्या करता है, रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों क्या लिखा है, सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है, क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो आइए देखते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके देखते हैं क्या क्या है। कुओं, झीलों, पहले हम सिंचाई के स्रोत देख लेते हैं। सिंचाई के स्रोत ये दिया, ये पॉइंट छूट गया था हमारा। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि क्या है, जल के क्या है, स्रोत हैं। अब देखते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या क्या है। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके क्या है, निम्न है, देखते हैं। मोट क्या लिखा है, मोट अथवा घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट या उत्तोलक तंत्र। ये देखिए मोट के बारे में दिखाया गया है। ये मोट से जल सिंचाई का प्रबंध है। ये चेन पंप है, चेन पंप, और ये हो गया आपका ढेकली। जल को ऊपर खींचने, क्या लिखा है, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या क्या है। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मित व्यवस्था से कर सकते हैं। मुख्यतः विधियां क्या है, निम्न है।
नंबर 1 क्या है, छिड़काव तंत्र अथवा स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसा कि चित्र 1.5a में दिखाया गया है। अब देखते हैं दूसरा विधि क्या है, ड्रिप तंत्र। ड्रिप सिस्टम में देखते क्या है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में क्या होता है, गिरता है। क्या लिखा है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है, एक वरदान है। अब देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई। निराई किसे कहते हैं, खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश इस क्या लिखा है, खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पड़ एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। ये देखिए, खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है ये व्यक्ति। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पड़ एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से क्या कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए। अब होती है कटाई। अब फसल की क्या होगी, कटाई के बारे में पढ़ते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। काटी गई फसल के बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य किसका है, कंबाइन मशीन का है। कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है।
जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का क्या है, संयुक्त रूप है। ये दिया गया कंबाइन मशीन। छोटे खेत वाले किसान अनाज को क्या लिखा है, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को क्या करते हैं, फटक कर अलग कर लेते हैं। अर्थात क्या करते हैं, फटक कर अलग करते हैं। आप इसके विषय में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट देख लेते हैं। कटाई पर्व होता है 3-4 महीनों के, क्या लिखा है, 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का, क्या लिखा है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। आइए अब क्या होता है, भंडारण के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है, भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरित होने के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे क्या लिखा है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियों, क्या लिखा है, नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। क्या लिखा है, बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। देखते हैं जंतुओं से भोजन। क्या लिखा है, जंतुओं से भोजन। इसमें क्या लिखा है, जैसे क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या है, दूध किससे प्राप्त होता है, गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी से। तो आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली एवं मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। कौन कौन से हैं, विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर, क्या लिखा है, इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। ये पॉइंट देख लेते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा आहार है। हमें मछली में कॉड लीवर, क्या लिखा है, कॉड लीवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देख लेते हैं प्रमुख शब्द क्या क्या है जिनकी चर्चा इस चैप्टर में हुआ है। कृषि पद्धतियां, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ खाद, हल, रबी बीज साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवारनाशी और फटकना। अब देख लेते हैं हम लोगों ने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए क्या है, आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों का
स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों, क्या लिखा है, फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय, उचित समय एवं अंतराल पर, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना, फसल को जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निराई, क्या लिखा है, निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। दानों को भूसे भूसे से, क्या लिखा है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी, क्या लिखा है, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कौन कौन से उचित शब्द है, तैरने, जल, फसल एवं पोषक तैयारी। तो देखते क्या लिखा, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल। यहां हो जाएगा आपका फसल हो जाएगा। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण, क्या लिखा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है, तैयारी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तैयारी। आगे देखते हैं ग पॉइंट। ग पॉइंट में क्या लिखा है, क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। क्या लिखा है, फिर से लिखते हैं इसको, तैरने लगेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व तथा जल क्या है, जल क्या है, आवश्यक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोषक होगा, पोषक तत्व। फिर से पढ़ देते हैं इसको। घ पॉइंट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व। यहाँ पर हो जाएगा आपका पोषक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा जल। पोषक तत्व तथा जल आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉलम ए क्या लिखा है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। खरीफ फसल, खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं, धान एवं मक्का। तो आपका ये हो जाएगा धान एवं मक्का हो जाएगा खरीफ फसल में। रबी के फसल में आपका आता है गेहूं, चना, मटर। तो ये हो जाएगा गेहूं, चना, मटर हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक में हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट। ये हो जाएगा बी पॉइंट, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद जो होता है पशु अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। तो कार्बनिक खाद हो जाएगा आपका सी पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। क्या लिखा है, खरीफ फसल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा धान। खरीफ फसल में कौन कौन सा है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये हो जाएंगे आपके खरीफ फसल। रबी फसल में देखते हैं कौन कौन से आते हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों। ये आपका हो जाएगा रबी फसल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, इसको देखते क्या लिखा है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इसमें हम लोग पहले क्या लेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। ये हो जाएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। तो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा 5। फिर मिट्टी तैयार करने के बाद क्या होता है, खेत की होती है जुताई। तो छठा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा खेत की जुताई। पहला हो गया मिट्टी तैयार करना।
फिर हो जाएगा खेत की जुताई, फिर उसके बाद होता है बुआई। क्या होता है? बुआई ये है, क्या है? चौथा पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? बुआई के बाद खाद देना होता है हमें। बुआई के बाद खाद देना होता है, सातवां पॉइंट हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या होता है? सिंचाई। इसके बाद होगा खाद देना, फिर होगा सिंचाई। सिंचाई के बाद होगा कटाई। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कटाई। अब कटाई के बाद हो जाएगा फिर एक पॉइंट, क्या होगा? फसल को चीनी मिल में भेजना। तो क्या हुआ? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? मिट्टी तैयार करना, तो ये हो जाएगा पांचवा। फिर छठे में क्या होगा? खेत की जुताई करना। फिर उसके बाद होगा बुआई। बुआई के बाद क्या होगा? खाद देना। खाद देने के बाद क्या होगी? सिंचाई। फिर फसल की क्या होगी? कटाई। फसल कटाई के बाद हम लोग क्या करेंगे? फसल को चीनी मिल में भेज देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।